नमस्कार, मैं राहुल यादव। पहलगाम आतंकी हमले के 12 दिन बीत गए हैं। ये 12 दिन प्रधानमंत्री मोदी के कैसे रहे? इन 12 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की वो गंभीर भंगिमा, जिसे दिखाकर बदला लेने और फाइनल एक्शन की हेडलाइन गोदी चैनलों पर चलाई जा रही थी, वो भंगिमा अब कैसी है, बदलकर क्या हो गई है? क्या उनकी भंगिमाओं में पहलगाम आतंकी हमले पर आक्रोश नजर आता है, या वे विपक्ष की नींद हराम करने में जुट गए? क्या इन 12 दिनों में आपको प्रधानमंत्री मोदी को फिर से देखने और समझने का मौका मिल पाया? हम इस वीडियो में उनके 12 दिनों पर बात करेंगे, लेकिन ये 12 दिन केवल उनके तो नहीं हैं, उन महिलाओं के भी हैं जिन्होंने सवाल पूछने के खतरे उठाए और जिन पर मर्दों का समाज टूट पड़ा। हमने इस वीडियो को काफ़ी मेहनत से और अलग तरीके से तैयार किया है, ताकि आप कई सारी कड़ियों को जोड़ते हुए इन 12 दिनों के भारत को देख सकें, समझ सकें। ये 12 दिन हिमांशी, ऐशन्या और शंकरबेन के हैं। आतंकी हमले में इन्होंने अपना जीवन साथी खो दिया। हिमांशी और ऐशन्या की नई नई शादी हुई थी। हिमांशी और ऐशन्या शीतलबेन और अपने पिता को खोने वाली आरती मेनन ने पहाड़ जैसे दुख के बाद भी धर्म के नाम पर हिंसा को नकार दिया, कश्मीर के नाम पर नफरत को नकारा। इनके ऐसा करते ही उन लोगों की सारी सहानुभूति पलट गई जो इनकी तस्वीरों के जरिए गांव-गांव में भड़का रहे थे कि धर्म पूछकर मारा है, बदला लेना है। शोक संतप्त हिमांशी को वही राइट विंग अब भद्दी भद्दी बातें कह रहे हैं, अपशकुन से जोड़ रहे हैं। यही चेहरा इस देश का, इस समाज का अपने आप इन 12 दिनों में दिख गया, जो हिमांशी की ही तस्वीर का जिबली वर्जन बनाकर अपनी एकता और धर्म की पहचान के सूत्र देख रहा था, लोगों में उबाल पैदा कर रहा था। सिर्फ 12 दिन में ही लोगों की असलियत सबके सामने आ गई। हिमांशी को मांगलिक से लेकर ना जाने क्या क्या कहा जा रहा था। आतंकी हिंसा के नाम पर नफरत की राजनीति की दुकान चलाने वालों का चेहरा इन्हीं 12 दिनों में सामने आया है। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी इसी की निंदा कर देते कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने जो कहा है, हम सभी को उनकी भावना का आदर करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे हिमांशी के जख्म हरे हो जाएं। भारत का समाज कितना सड़ गया है, वो अपनी सड़न खुद ही आपके दरवाजे पर फेंक रहा है और आप हैं कि समेटकर अपने भीतर ले आ रहे हैं, घर में ला रहे हैं। संकट के वक्त ही नागरिकों का किरदार दिखता है, बनता है और निखरता है। संकट के वक्त नेताओं के किरदार का भी पता चल जाता है। इन 12 दिनों में अगर प्रधानमंत्री मोदी को देखना है, समझना है, तो केवल उनके कार्यक्रमों, बयानों और तस्वीरों में मत झांकिए। सबको पता है कि खबरों में वही चलेगा जो हुकूमत चाहेगी। उन तस्वीरों में भी झांकिए जो गोदी मीडिया में गायब रहती हैं या जिन पर चुप्पी छा जाती है। वरना मीडिया में इस बात की चर्चा होती कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी केरला में गौतम अडानी के साथ सहज हो रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि केरला में इतना अच्छा बंदरगाह बना रहे हैं कि गुजरात के लोग नाराज होने वाले हैं। ऐसी गुदगुदी शायद ही किसी को नसीब होती है, वो भी उन 12 दिनों में जब देश को मिट्टी में मिला देंगे और प्यासा मार देने के जुनून की आग में जलाया जा रहा था। संयोग देखिए, उसी दिन अडानी का चेहरा एक और जगह नजर आया। दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका कैरवां के कवर पर कई महीनों की पड़ताल के बाद तैयार की गई मीना एनएसएस की रिपोर्ट का मुखड़ा है कि 2018 में ईडी और सीबीआई मॉरिशस में अगुस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें अडानी के नेटवर्क के सुराग मिल गए। हमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन आप कारवां खरीद कर तुरंत पढ़ें। इसके जवाब में अडानी समूह ने कहा है कि रिपोर्ट के तथ्य गलत हैं, कोर्ट की अवमानना हो सकती है। ये अडानी समूह की प्रतिष्ठा को दूषित करने का प्रयास है। फिर भी कारवां पत्रिका ने इसे छापा है और इसके अंश एक्स पर शेयर किए जा रहे हैं। हम इसके बारे में इसीलिए भी बता रहे हैं ताकि आप इन 12 दिनों की दो तस्वीरों को देख सकें। फरवरी महीने में रॉयटर्स ने एक खबर छापी थी। अडानी समूह को लेकर ही रॉयटर्स ने लिखा था कि फरवरी में अमेरिका की सेबी जैसी संस्था एसईसी ने भारत के कानून मंत्रालय से गौतम अडानी और सागर अडानी के मामले में जांच में मदद मांगी थी। मार्च में द हिंदू की खबर आई कि कानून मंत्रालय ने इस मामले में समन भेजने का काम गुजरात की अदालत को सौंप दिया है और अमेरिकी एजेंसी का समन ऑर्डर गुजरात के एक सेशन कोर्ट को भेजा गया है।
और कहा है कि इससे जुड़े कागजात अडानी के अहमदाबाद वाले पते पर भिजवा दिए जाएं। अब इसी 12 दिनों में इकोनॉमिक टाइम्स की एक नई रिपोर्ट आई है 26 अप्रैल की। फौरन गांधी और मौलिक व्यास की यह खबर देखिए। इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर के अनुसार न्यूयॉर्क की अदालत ने दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की एजेंसी फरवरी से लेकर अप्रैल तक यानी 2 महीने से भारत के सहयोग का इंतजार कर रही है। किस किस अखबार का नाम लें, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, की इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आउटलुक, इन सब में रॉयटर्स की एक और खबर छप गई है। ये रिपोर्ट जयश्री पी उपाध्याय की है। जयश्री ने लिखा है कि सेबी ने अडानी के भतीजे प्रणब अदानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है और जांच हो रही है। प्रणब अदानी समूह की कई कंपनियों में निवेशक हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरह का संगीन अपराध है। प्रणब अदानी ने रॉयटर्स से कहा है कि वो इन आरोपों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। सोचिए, अडानी समूह के साथ प्रधानमंत्री मोदी कितनी सहजता से नजर आते हैं। इन्हीं तमाम खबरों के बाद भी अडानी के साथ दिखने की मुश्किलता की कोई चिंता नहीं। मुश्किलता शब्द का जन्म ही अडानी के साथ मोदी की सहजता से हुआ है। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच, उनके अरबपति भतीजे प्रणब अडानी के खिलाफ भारत के अखबारों में खबर छपी है, मामला चल रहा है और इन लोगों को कोई मुश्किलता नहीं है, सहजता ही सहजता है। कमाल है, अडानी समूह किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। उनके हर सवाल के जवाब में यही होता है। लेकिन जांच चल रही होती है अमेरिका में, जांच कर रही होती है सेबी। हम तो आपको छपी हुई खबरों के बारे में ही बता रहे हैं ताकि आपको 12 दिनों का भारत दिखाई दे जाए, जिसे कोई गोदी मीडिया वाला दिखा ही नहीं सकता। अडानी के खिलाफ जांच में अमेरिका की सेबी जैसी संस्था मदद मांगती है और उसको सहयोग का इंतजार करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि कारवां की पत्रकार नीलिमा एनएस ने कितना बड़ा जोखिम उठाया है अडानी समूह को लेकर 26 पेज की रिपोर्ट लिखने में, जिसे अडानी समूह गलत बता रहा है। नीलिमा और कारवां के संपादक को पता होगा कि दुनिया के इतने बड़े कॉरपोरेट समूह के बारे में रिपोर्ट करने के क्या खतरे हैं, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकारों ने रिस्क लिया और खबर छाप दी कि भारत अडानी के मामले में सहयोग नहीं कर रहा। नीलिमा की तरह जयश्री उपाध्याय ने रिस्क लिया और अडानी के भतीजे पर रिपोर्ट लिख दी। इसी बहाने हम इन 12 दिनों के भारत की 2 और महिला किरदारों के बारे में बात करना चाहते हैं, नीलिमा और जयश्री, क्योंकि आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है। नीलिमा एमएस कई महीने लगाती हैं, 100 कंपनियों के दस्तावेज पढ़ती हैं और एक रिपोर्ट लिखती हैं। ये एक पन्ने की नहीं, 26 पन्ने की रिपोर्ट है। इसी दौर में जब गोदी चैनलों के एंकर महंगे महंगे कपड़े और शायरों की शायरियां उठाकर इंस्टा पर अपनी छवि बना रहे हैं, ऊंची आवाज से मोदी मोदी कर रहे हैं, उसी दौर में नीलिमा 26 पन्नों की रिपोर्ट लेकर गौतम अडानी पर सवाल उठाती हैं। उनके उठाए सवालों पर सब चुप हैं, लेकिन नीलिमा ने बोलने का काम कर दिया। प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है, 159वें नंबर पर आ गई है निचले पायदान के देशों में। इन्हीं 12 दिनों में 4 PM चैनल के नेशनल यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया। आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। वैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हम पत्रकारों को बधाई दी है और प्रेस को प्राणवायु कहा है, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। पत्रकारों के प्राण लिए जा रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनलों को बंद किया जा रहा है, FIR हो रही हैं, कॉपीराइट का स्ट्राइक देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके बाद भी योगी जी को एक थैंक यू बनता है। योगी जी ने कहा है कि आपकी कलम सत्य की मशाल बनी रहे और शब्द समाज में जागरूकता की अलख जगाते रहें। ये बात यूपी के हर थाने में पहुंचा देनी चाहिए और योगी जी से अपील करनी चाहिए कि अगर वे पत्रकारों को प्राणवायु समझते हैं तो यूपी में उनके खिलाफ दर्ज सारी FIR तुरंत वापस ले लें ताकि वे वायु के जरिए सांस ले सकें। अफसोस, इन्हीं 12 दिनों में सवाल पूछने पर 2 महिलाओं के खिलाफ FIR भी लखनऊ में होती है। दोनों महिलाएं लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ FIR हुई और प्रोफेसर माधुरिका कोविटी के खिलाफ। ये 2 महिलाएं पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे नफरत के खिलाफ बोलती हैं तो चुप कराने की कोशिश होती है। ये भी उसी तरह प्रतिकार करती हैं जैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद नफरत का माहौल बनाने निकले लोगों की टोली के खिलाफ हिमांशी और ऐशन्या प्रतिकार करती हैं। हिमांशी, ऐशन्या और शीतलबेन के
विराट दुख और उनके बयानों में भी देखिए कि वो अपनी बात बोलकर कितनी अकेली कर दी गई हैं। ये समाज भेड़िया बनकर उनका पीछा करने लगा है। आप इन महिलाओं के जीवन में देखिए, इन्हीं 12 दिनों में इनका कितना कुछ बदल गया। इनके जीवन में ही आपको दिख जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के 12 दिन। उनके आसपास प्रधानमंत्री मोदी नजर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री ने इन्हें फोन किया है, ना इन्हें बुलाकर सांत्वना दी है और ना इनके घर जाकर मिलने का प्रयास किया है। गलती आपकी है कि आप प्रधानमंत्री मोदी में भारत खोज रहे थे। अगर आप इन 10 महिलाओं में भारत खोजते तो उसका सुंदर भविष्य दिख जाता। हिमांशी ऐसन्या शीतलबेन, शैला नेगी, नेहा सिंह राठौड़, मातृका कोटी, पत्रकार नीलिना, एमएस जयश्री उपाध्याय, ललिता रामदास और कोची की आरती आर मेनन को आप कैसे भूल जाएंगे, जिनके पिता एन रामचंद्रन की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। आरती ने बार बार मीडिया में कहा कि कश्मीर में मेरे ड्राइवर मुसाफिर और एक अन्य आदमी समीर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन मुझे कश्मीर ने 2 भाई मिल गए। उन्होंने हर हाल में मेरी मदद की, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। स्थानीय लोगों ने सबसे ज्यादा मदद की। मैं चाहती हूं दुनिया ये बात सुने, वे लोग आतंकी नहीं हैं। सबको एक नजर से मत देखिए, हम सब भारतीय हैं। भरी मीडिया के सामने हिमांशी ने कह दिया वो नफरत नहीं चाहती हैं, जबकि यही हो रहा है। लोग मुसलमान या कश्मीरियों के खिलाफ हो गए हैं। हम नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। जिन्होंने ऐसा किया उनको सजा मिलनी चाहिए। ये बयान है हिमांशी के। बीबीसी से बात करते हुए ऐश्वर्या ने कहा, आपको लगता है आतंकवादी की कोई जात है? आतंकवाद है वो इंसान ही नहीं, वो आतंकवादी हैं। उनकी कोई जात नहीं है, वो बस हैवान हैं। तो ये हिंदू बनाम मुसलमान हम क्यों ला रहे हैं? ये इंसान नहीं है, ये जल्लाद हैं और ये देश खत्म कर देंगे ऐसे ही। शीतलबेन ने भी यही कहा, कश्मीर की गलती नहीं, आपकी सुरक्षा नहीं थी, सेना नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कोई मदद नहीं थी। सिंपल बात है, नफरत की राजनीति में आपके बच्चे दंगाई होंगे, आपके पति दंगाई होंगे, आपके पिता दंगाई हो गए हैं। जिसने आपका भला चाहा और लोग उसी हिमांशी के बारे में इतनी नफरती बातें बोल भी सके। पता चलता है कि लोग अब अपने काबू में नहीं रहे। इसी कड़ी में एक और महिला इस देश को मिल गई इन्हीं 12 दिनों में, शैला नेगी, जो नैनीताल में सनक चुकी भीड़ के बीच चली जाती हैं, लोगों से सवाल करने लगती हैं। शैला नेगी ने भरी भीड़ में उषा भाभी नाम की महिला से पूछा, जो घटना हुई है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन इन दुकानदारों को क्यों मारा जा रहा है? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। उस लड़की के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा जो रेपिस्ट है। उसके बाद शैला नेगी का एक बयान आता है कि उन्हें यह बात कहने के लिए बलात्कार की धमकी दी जा रही है। शैला ने कहा कि एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतरे, लेकिन वे मेरे साथ बलात्कार की बात कर रहे हैं, मुझे झील में फेंक देने की बात कर रहे हैं। ये 12 दिनों का भारत प्रधानमंत्री मोदी का भारत नहीं है। तब होता जब इन 12 दिनों में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री कोई भी आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, चूक के कारणों को बताता, जवाबदेही के खिलाफ कार्रवाई की जाती, बताया जाता कि कितने आतंकवादी पकड़े गए और उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। तो मंच पर आपको सारी संवेदनशीलताओं को नकार देने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन 12 दिनों में इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस आत्मविश्वास का कारण क्या हो सकता है हम नहीं जानते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें शायद यकीन हो कि नोटबंदी को सही ठहराने वाली, थाली बजाने वाली जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो अब उनके वश में आ चुकी है। 24 अप्रैल को मधुबनी में नीतीश कुमार के साथ इस प्रसंग से ही साफ हो गया, मिट्टी में मिला देने वाले की बात कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। मिट्टी में मिला देने की बात हेडलाइन के लिए है। 27 अप्रैल को उनका कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण होता है। 28 अप्रैल को पुरस्कारों का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री शरीक हुए, होना भी था। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं को संबोधित किया। 29 अप्रैल को मुंबई गए, वहां पर फिल्म कलाकारों और कारीगरों को संबोधित किया। 2 मई को केरला और आंध्रा गए। पहलगाम हमले का असर इतना भयावह है कि इस पर शोक मन से उतरता नहीं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री की मंचों पर हंसी टिटोली की तस्वीरें आ रही हैं। मधुबनी में उनके साथ नीतीश कुमार का हंसते खिलखिलाते हुए वीडियो की आलोचना की परवाह
उन्होंने नहीं की। इस पर अमरावती में वे खुद ठिठोलियां पैदा करने लग गए। मंच पर उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को बुलाया और ट्रॉफी क्या दी, हंसी के फव्वारे छूट पड़े। उससे पहले केरला में प्रधानमंत्री अपनी प्राथमिकता और साफ करते हैं। कहां तो आतंकी हमला करने वालों की नींद हराम करनी थी, कहां वे विपक्ष की नींद हराम करने की बात करने लगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फप्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं? यार ये वक्त है हंसी मजाक का। और मीडिया तो जो है वो तो कुछ पूछेगा नहीं। मीडिया तो ये भी नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो वो बजाय कश्मीर जाने के बिहार क्यों गए, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री कल चकमगाते चमकते सिने सितारों के बीच पर ओटीटी पर ज्ञान क्यों दे रहे थे मुंबई पर, एक बार कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज भी सवाल नहीं पूछेगा कि क्या प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को यह शोभा देता है कि वो ऐसे संवेदनशील वक्त पर जब ये देश आक्रोशित है वो विपक्ष के ऊपर इस तरह की फप्तियां कस रहे हैं, वो विपक्ष जो उनका 100% सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मीडिया का जमीर जागेगा कि नहीं, लेकिन ये देश अपने प्रधानमंत्री को देख रहा है और जितना देखता है उतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो। एक सामान्य सी बात है, जब प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जाएंगे तो वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, किसी भी पार्टी के हों, विचारधारा के हों, और सांसद से लेकर विधायक तक भी होंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों या विचारधारा के हों। उनके होने को इस तरह से राजनीतिक रूप प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि विपक्ष की नींद हराम हो जाएगी। हराम शब्द इसी के साथ राष्ट्रीय कल्ट बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये 9 तस्वीरें हैं। ये सभी तस्वीरें पुलवामा हमले के बाद 23 फरवरी 2019 के फ्रंट पेज पर टेलीग्राफ अखबार ने छापी थी। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र और विदेश दौरों पर प्रधानमंत्री काले कपड़े में हैं। टेलीग्राफ अखबार ने इसे रेखांकित भी किया है, लेकिन हेडलाइन में व्यंग्य किया है और लिखा है कि एंटी नेशनल, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री शोक में नहीं हैं। अखबार उनके काले कपड़ों को तो दिखा रहा है, मगर तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें प्रधानमंत्री अट्टहास करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सभी तस्वीरें कब की हैं? पुलवामा के हमले के बाद की हैं। इसीलिए हमने कहा कि पहलगाम हमले के बाद के 12 दिनों को आप प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों, कार्यक्रमों में देखेंगे तो बहुत कुछ नहीं दिखेगा। हिमांशी नौसेना के अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हैं। उनके दुख को किसी ने नहीं समझा, जबकि ये लोग दिन रात सेना के नाम पर जज्बात भड़काते रहते हैं। खैर, प्रधानमंत्री ने फोन तक नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हिमांशी के साथ कोई नहीं। इन 12 दिनों की एक और नायिका से मिलिए, ललिता रामदास। इनके पिता भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष रहे। इनके पति भारत के 13वें नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास रहे। ललिता रामदास ने हिमांशी को सार्वजनिक पत्र लिखा है। मैं नहीं जानता कि इस तरह तमाम चीजों को जोड़कर देश और समाज को देखने का ये तरीका आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप कारवां पत्रिका के कवर पर छपी अडानी की तस्वीर और केरला में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अडानी की तस्वीर को जोड़ते हैं, देश खुशी से लहलहाता हुआ नजर आता है। झूठ की ज्वाला में सत्य पतंगे की तरह तड़प कर जलता हुआ नजर आता है। जैसे कोई भाड़ में मक्के को उछलता देख आनंद ले रहा हो, वैसे ही आपको कुटकते, चिटकते, उछलते, कूदते ये 12 दिन भारत के दिखाई देने चाहिए। प्रिय हिमांशी, मेरा नाम ललिता रामदास है। मैं एक नेवी अफसर की बेटी हूँ और एक नेवी अफसर की पत्नी भी। मेरे पिता और पति दोनों नौसेना अध्यक्ष थे, पहले और 13वें। मुमकिन है एक नौसैनिक की सबसे बुजुर्ग बेटी और एक नौसैनिक की सबसे बुजुर्ग पत्नी के नाते
तुम्हें ये निजी श्रद्धांजलि भेज रही हूँ। उसे जो 9 सैनिकों की पत्नियों के परिवार में शायद सबसे नई है, सबसे कम उम्र की है। मैंने प्रेस में दिए तुम्हारे बयान को बार बार देखा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जिस अद्भुत हिम्मत, धैर्य और विश्वास से मुसलमानों और कश्मीरियों के विरुद्ध चल रही नफरत के खिलाफ बयान दिया है, वो उल्लेखनीय है और इस समय उसकी बहुत ज़रूरत है। तुमने कहा हमें सिर्फ शांति चाहिए। तुमने यह भी कहा कि हमें इंसाफ चाहिए और ये बिल्कुल सही बात है। तुम एक परफेक्ट फौजी पत्नी हो हिमांशी। इस सर्विस, संविधान और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति निष्ठावान हो। साफ है कि तुम ऐसी महिला हो जो जानती है कि वो किस में विश्वास करती है। विनय जैसे नेवी मैन के लिए तुमसे ज़्यादा बहादुर और कोई पार्टनर हो ही नहीं सकती। तुमने जो कहा है वो इस देश के हर आज़ाद ख्याल नागरिक के मन की बात है। हम सभी को तुम्हारे प्यार और करुणा के संदेश को दूर तक ले जाना चाहिए। शुक्रिया हिमांशी। मैंने 2 दिन पहले एक पत्र लिखकर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सेक्रेटेरिएट को भेजा है। उम्मीद है तुम्हें मिल जाएगा। मुझे अपना पता भी भेजना। मैं अपना पत्र तुम्हें सीधे करनाल भेजना चाहती हूँ। ललिता। अगर आप मेरे चश्मे से भारत को देख रहे हैं तो आपके अंदर देशभक्ति अभी भी जिंदा है। हमें और मजबूत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारी आवाज़ को और मजबूत बनाने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।